हाय एवरीवन। सो अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर थर्ड, दूसरा इलिस्ट्रेशन और फर्स्ट इलिस्ट्रेशन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि 1 जनवरी 2021 को, पहले सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं क्या है। फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ रिकग्निशंस एंड मेजरमेंट एज लेट डाउन इन इंडियाज 109, यू आर रिक्वायर्ड to record the entries for each quarter ended till the date of actual purchase USD. ठीक है, for the purpose of accounting please use the following information representing mark to market fair value forward contract at each reporting date. ठीक है, तो हमें जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है। ठीक है, और हम लोगों को जर्नल एंट्रीज मेनली पास करनी है, तो हमें रिकग्नाइज करना होगा बेसिकली ये कौन सा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2021 सैम कंपनी लिमिटेड एग्री टू परचेज USD 20,000। ठीक है, सैम लिमिटेड एग्री टू परचेज USD 20,000 फ्रॉम GT बैंक इन फ्यूचर ऑन 31 दिसंबर 2021 फॉर रेट इक्वल टू 68 रुपी पर USD। ठीक है, हम सैम कंपनी है, हम GT बैंक के साथ मतलब परचेज करना चाह रहे थे हम लोग कुछ कहीं से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, GT बैंक के साथ कहते हैं कि भाई क्योंकि हमें कुछ मान लो मशीन वगैरह खरीदनी है बाहर से, है ना, तो हमें USD चाहिए होगा उसके लिए। ठीक है, तो हमें USD चाहिए होगा उसके लिए, तो इसलिए हम एग्री हो गए GT बैंक के साथ कि हम 31 दिसंबर को उसके साथ 68 रुपीज़ का USD खरीदेंगे। इसका मतलब जब भी हम कुछ भी खरीदेंगे, ठीक है, मान लीजिए GT बैंक को हम लोग कितने पैसे देने होंगे, हमें 20,000 मल्टीप्लाई 68। ठीक है, अल्टीमेटली 20,000 के डॉलर जो हम खरीदेंगे, ठीक है, 68 रुपये के बराबर पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, हम कैलकुलेट करें तो 20,000 इंटू 68 गाइस। ठीक है, ये पड़ेगा हमें 13,60,000 रुपये का। एक्स लिमिटेड कंपनी डेंट पे एनी अमाउंट अपॉन एंटरिंग टू एंटरिंग कॉन्ट्रैक्ट के एंटर करने पर उसने कोई अमाउंट पे नहीं किया। सैम कंपनी लिमिटेड इज लिस्टेड कंपनी इन इंडिया एंड प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन क्वार्टरली बेसिस। ठीक है, फॉलोइंग फॉलोइंग आता है, प्रिंसिपली मैंने पढ़ ही लिया था। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये डेरिवेटिव है? हाँ, ये एक्चुअली डेरिवेटिव के लिए 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होना चाहिए डेरिवेटिव के लिए कि अंडरलाइंग एसेट्स होनी चाहिए, और उसके रिस्पॉन्स में जैसे ही वो अंडरलाइंग एसेट्स चेंज हो, उसके रिस्पॉन्स में हमारा जो ये डेरिवेटिव है, जो एग्री टू परचेज है, जो राइट टू परचेज है, ये वो भी चेंज हो रहा हो। ठीक है, तो हाँ डेफिनेटली ये फॉरेन करेंसी एक्सचेंज है। ठीक है, फॉरेन करेंसी है, और फॉरेन करेंसी आपकी जैसी चेंज होगी, ठीक है, इन रिलेशन टू, ठीक है, जो भी हम करें, जो भी हम करेंसी है उसके रिलेशन में जो भी हम देख रहे हैं, जैसे डॉलर चेंज हो रहा है हर दिन, ठीक है, तो हमें पता है फॉरेन करेंसी इज चेंजिंग सब्जेक्ट टू चेंज। ठीक है, तो जो रेट है उसकी, जो रेट है फॉरेन एक्सचेंज रेट, वो चेंज इज सब्जेक्ट टू चेंज। ठीक है, तो अंडरलाइज एसेट्स के लिए चेंज हो रही है इन रिलेशन में। ठीक है, दूसरा है इट रिक्वायर नो इन्वेस्टमेंट, तो ये भी दिखा रहा है कि सैम कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। ठीक है, और तीसरा आपका रिक्वायरमेंट क्या है? ठीक है, तीसरा जो रिक्वायरमेंट है, 3 कंडीशंस है इसमें। ठीक है, तीसरा रिक्वायरमेंट है कि फ्यूचर डेट पे सेटल होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आपका ये फ्यूचर डेट में ही सेटल होगा। ठीक है, कब होगा? 31 दिसंबर को। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए ये डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना होगा, इसमें कैसे एंट्री होती है? सबसे पहले तो फेयर वैल्यू जो रिकॉर्ड होती है, इस पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता, तो कुछ रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, लेकिन जब रिपोर्टिंग डेट की बारी आती है, तो रिपोर्टिंग डेट पे जो भी फेयर वैल्यू, जो भी उस टाइम की रेट चल रही होगी, ठीक है, हम वो वाली रेट को कंसिडर करके हम डेफर्ड सॉरी हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे आपका डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी या डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, तो डेफिनेटली एग्री टू परचेज है, तो हमें पैसा देना होगा, पैसा देना होगा, है ना। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग को प्रॉफिट होता है, तो अगर प्रॉफिट होता है तो वो डेफर्ड फाइनेंशियल एसेट्स बन जाती है हमारी, सॉरी डेफर्ड नहीं, डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स बन जाती है। और अगर हमें लॉस हो रहा होता है तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो हम जैसे कि देख सकते हैं कि 1 जनवरी को कोई एंट्री होगी, 31 मार्च पे आ गए हम लोग, क्योंकि क्वार्टरली बैलेंस शीट बन रही है, तो 25,000 का लॉस आ रहा है हमें, मतलब 25,000 में अपनी जेब से देने होंगे। इसका मतलब क्या है, अगर हम 20,000 डिवाइड बाई 20,000 करते हैं डॉलर्स, तो 1.25 का फ्लक्चुएशन हुआ है। इसका मतलब 1.25 से ये रेट है, ठीक है, ये बढ़ गई है, 69.25 हो गई है। इसका मतलब मुझे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो मेरा लॉस है। तो P&L अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड, 31 मार्च पे एंट्री होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड, सॉरी डेफर्ड नहीं, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी। ठीक है, ऐसे 30 जून को हम जब देखेंगे, तो 30 जून को क्या है, 15,000 का लॉस फिर से हो गया।
तो इसका मतलब क्या है आपका कि रेट और बढ़ गई, ठीक है। 69.25 थी पहले, अब रेट कितने से और बढ़ गई आपकी 0.75 से और बढ़ गई, तो 70 रुपये हो गई अल्टीमेटली, ठीक है। तो 70 रुपये हो गई, तो हम क्या करेंगे, फिर से हम डेफर्ड आपका जो डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी है वो फिर से हम बुक कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे वही एंट्रीज हो रही है गाइस, ठीक है। सबसे पहले असेसमेंट देखा गया, अरेंजमेंट यूजिंग डेफिनेशन डेरिवेटिव इंक्लूडेड अंडर इंडियाज 109 डेरिवेटिव्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और अदर कॉन्ट्रैक्ट विद इन अ स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड विद 3 ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, ऑल 3 है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, सारी तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो इट्स वैल्यू चेंज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन द स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्राइस, कमोडिटी प्राइस, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है, ठीक है। Index of price or rates, credit rating, credit index, other variables provided in the case of non-financial variable, that variable is not specific to a party to a contract, ठीक है। and require no net, ठीक है, no initial net investment or initial net investment that is smaller than would be required for other type of contract that would be expected to have a similar response to change in market factors. It is settled at future date, ठीक है। तो तीनों कंडीशन कंप्लाई हो रही है। अपॉन इवैल्यूएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन क्वेश्चन इट इज नोटेड दैट कॉन्ट्रैक्ट मीट द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव एज फॉलोज, ठीक है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट पेड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट जीरो, अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच वुड गिव होल्डर अ सिमिलर रिस्पांस टू फॉरेन एक्सचेंज चेंजेस वुड हैव रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट 20,000 इंसेप्शन, ठीक है। तो इनिशियल अमाउंट पेड किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में जीरो है, कोई नहीं, नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट जीरो है, और इसमें वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी चेंज हो रही है, और कॉन्ट्रैक्ट की सेटल म्यूचुअल, इसलिए डेरिवेटिव जो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है वो डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो डेरिवेटिव जो किए जाते हैं मेजर वो फेयर वैल्यू पे किए जाते हैं इनिशियल रिकॉग्निशंस में, ठीक है, और सब्सिक्वेंटली मेजर होते हैं फेयर वैल्यू एफवीटीपीएल, ठीक है। एफवीटीपीएल में हमने डिस्कस भी किया था कि दो चीज़ें होती हैं, एक तो इक्विटी शेयर्स होते हैं और दूसरा जो आता है वो आता है आपका डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो गाइस 1 जनवरी को हमने डिस्कस किया था कि कोई कंसिडरेशन पेड नहीं है तो कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है, नो अकाउंटिंग एंट्री लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। 31 मैंने कहा था 31 मार्च को क्योंकि हम लोगों को लॉस हो रहा है तो पीएनएल में बुक हो जाएगा, पीएनएल डेबिट टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है गाइस, बीइंग मार्क टू मार्केट लॉस ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्डेड। 30 जून को हमने देखा था फिर से हमें लॉस हो रहा है ना, तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लायबिलिटी हो जाएगी टू प्रॉफिट एंड लॉस, एक मिनट, 30 जून को, एक मिनट गाइस, 10,000 का लॉस, अच्छा ओके 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 ओके, अब क्या है यहाँ से इसका कंपैरिजन है, ठीक है। मैं सोची थी 31 मार्च से कंपैरिजन है, बट ठीक है, सॉरी फ्रॉम माय साइड, इन्होंने जो कंपैरिजन किया हुआ है वो 30 जून से 31 मार्च का नहीं किया हुआ, 68 से किया हुआ है। अब जो रेट है, ठीक है, अब जो रेट है अगर हम 15,000 का डिवाइडेड बाय करें $20,000 से, तो 0.75 से फ्लक्चुएशन हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब 68 से 60.75 हो गई है रेट, है ना, 30 जून को। तो अब क्या करेंगे, हमें कितना रिकॉर्ड करना चाहिए था लॉस 15,000, लेकिन हमने नेट कितना कर रखा है, तो हम क्या करेंगे उसे उसे डी रिकॉग्नाइज करेंगे उतना से अमाउंट को, तो 25,000 माइनस 15,000, 10,000 रुपये से हम लोग क्या कर देंगे, डेफर्ड फाइनेंस जो हमने बनाया है डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी का अकाउंट, उसको हम लोग क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो पीएनएल आपका क्रेडिट हो जाएगा और डेफर्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, ठीक है, जैसे कि इसमें हो रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ गाइस, अब हमें फिर क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया 12,000 का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि रेट गिर गई, 68 से रेट गिर गई, ठीक है। तो अगर हम 12,000 डिवाइड बाई 20,000 करेंगे तो 0.6 से रेट गिर गई बेसिकली, ठीक है। तो अब हमने जो 10,000 रुपये इसमें से हटाए थे, जो 15,000 का था डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी 15,000 की, तो वो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो क्रेडिट हो चुकी थी, है ना, क्रेडिट बैलेंस ही तो आ रहा था, तो डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे, कितने से करेंगे गाइस, कितना था, 10,000 रुपये था, ठीक है। और बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे, ठीक है, और टू बैंक को अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कितने से करेंगे गाइस, ठीक है, बैंक अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास कितना पैसा जा रहा है, 68 मल्टीप्लाई 20,000, ठीक है। और स्पॉट रेट कितनी है इसकी यूएसडी की, 66, तो 22,066, ठीक है, 3,20,000,
30 सितंबर रह गया हमारे से। 30 सितंबर को 12,000 की रेट थी, तो 12,000 क्या करेंगे हम लोग, पहली बात तो हम लोगों ने 15,000 जो पड़ा हुआ था उसमें से, ठीक है, वो हमने रिवर्स कर दिया और हमने एसेट्स भी बनाई, तो P&L में कितना चलेगा, 27,000 रुपये। ठीक है, फिर हम ये एंट्री करेंगे कंसोलिडेटेड। ठीक है, तो हम जब ये देखेंगे गाइस कि ये डेफर्ड फाइनेंशियल एसेट्स बन गई हमारी, ये तो खत्म हो गई, अब एसेट्स बन गए, तो इस एसेट को क्रेडिट भी तो करना होगा, तो डेफर्ड फाइनेंशियल एसेट्स की जो एंट्री है वो भी क्रेडिट हो जाएगी, ये हो गई क्रेडिट। बैंक अकाउंट आ गया आपका, बैंक कितने पैसे दे रहे हैं, 13,60,000 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, और यूएसडी, अल्टीमेटली यूएसडी हमारी कितने से बुक है, स्पॉट रेट से। ठीक है, हमें मिल कितने रहे हैं, हमें 13,20,000 मिले, तो बाकी का जो बैलेंस होगा वो P&L में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आता है इलिस्ट्रेशन 4। इलिस्ट्रेशन 4 ये, ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग, इसमें पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। प्लीज प्रोवाइड डिटेल जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एंटिटी ए फॉर अकाउंटिंग ऑफ सच एम्बेडेड डेरिवेटिव अंटिल सेल्स इज एक्चुअली मेड। ठीक है, तो हमें क्या देनी है, एंट्री देनी है, जनरल अकाउंटिंग एंट्रीज। ठीक है, तो इसमें एंटिटी ए है जो कि आपकी एंटर हो रही है यूएसडी। ठीक है, एंटर इनटू यूएसडी 10 करोड़, सॉरी 10 लाख, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जनवरी 2021 विद एंटिटी बी। एंटिटी बी भी लोकल है और एंटिटी ए भी लोकल है, दोनों लोकल है, तब भी यूएसडी में डील कर रही है। तो ये कुछ ऑफ द मार्केट, मतलब नॉर्मल बैलेंस में तो नहीं है ना, तो ये इसलिए एम्बेडेड है क्योंकि दोनों इंडिया में रहते हुए भी यूएसडी से ट्रेड कर रही है। ठीक है, 30 जून 2021। स्पॉट रेट जो दी हुई है वो दी हुई है 45, स्पॉट रेट 31 मार्च 2021 की हमें दी हुई है 57, 3 मंथ्स फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है 45 और 6 मंथ फॉरवर्ड दिया हुआ है आपको 1 जनवरी को 45, स्पॉट रेट दी हुई है 60 रुपीज़। ठीक है, एज्यूम दैट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एम्बेडेड डेरिवेटिव दैट इज नॉट क्लोजली रिलेटेड एंड रिक्वायर्स सेपरेशंस, प्लीज प्रोवाइड डिटेल जनरल इन द बुक्स ऑफ एंटिटी। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले तो ये है कि एम्बेडेड है तो दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा, मतलब सेल्स अलग रिकॉर्ड होगी। ठीक है, और आपकी जो डेरिवेटिव अकाउंटिंग है वो अलग होगी। डेरिवेटिव अकाउंट में फेयर वैल्यू पर रिकग्नाइज होता है, इनिशियल लेवल पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता, फिर आपकी मार्क टू मार्केट होता है, मार्केट में जो भी रेट चल रही है उसके बेसिस पे हम या तो उसको डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स में डाल लेते हैं या डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी में डाल लेते हैं। ठीक है, और सेल्स एज पर इंडियाज 115 रिकॉर्ड होती है। ठीक है, तो हम लोग आंसर पढ़ते हैं इसका। सबसे पहली बात तो अगर हम खुद कंक्लूड भी करेंगे ना, सिंपल है, देखो सेल हमारी जो इक्विपमेंट हम बेच रहे हैं, ठीक है, तो हम कंट्रोल जब ट्रांसफर करेंगे तभी रिकॉर्ड करेंगे। तो हम कंट्रोल कब ट्रांसफर करें, 30 जून 2021 को, तो 30 जून 2021 का हम लोग रिकॉर्ड करेंगे सेल्स को। ठीक है, क्या रिकॉर्ड करेंगे, पैसा तो आया नहीं है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एंड किया है। ठीक है, तो डेटर डेबिट टू सेल्स कर देंगे। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब उस टाइम पे हमें नहीं पता स्पॉट रेट क्या चलेगी, बट फॉरवर्ड रेट तो ले ही सकते हैं। तो फॉरवर्ड रेट क्या चल रही है, 6 मंथ फॉरवर्ड 55, तो 55 मल्टीप्लाई 10 लाख, इससे हमारी सेल्स रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा आता है आपके पास डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में भाई 1 जनवरी को तो कुछ पैसा जा नहीं रहा है, तो 1 जनवरी को कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई आपका एंट्री नहीं बनेगी। ठीक है, एक और चीज़ इसमें अंडरलाइन क्या है गाइस, इसमें अंडरलाइन है यूएसडी, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होगी, इसलिए इसकी चीज़ यूज़ होगी। ठीक है, ये वैल्यू इन चेंज है। ठीक है, नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट 0 है। ठीक है, थर्ड आपका फ्यूचर डेट पर होगा, तीनों कंडीशन मैट हो रही है, फ्यूचर डेट 30 जून को होगा। ठीक है, तो ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने सेल्स की एंट्री कर ली, अब डेरिवेटिव में हम लोग आएंगे सीधे सीधे 31 मार्च पे। 31 मार्च को हम लोग क्या पोजीशन देखेंगे भाई, 31 मार्च को फॉरवर्ड रेट ही देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये फॉरवर्ड रेट पे बुक कर रहे हैं, तो 55 पे हमारा चल रहा है मैटर। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब हम 31 मार्च को आए, तो 31 मार्च को जब हमने देखा कि यार फॉरवर्ड रेट क्या है, देखते हैं 45 है, हम कहेंगे 55 से 45 हो गया, 10 रुपये का लॉस हो गया, तो 10 रुपये का लॉस मल्टीप्लाई 10 लाख डॉलर्स, तो कितना हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप P&L के थ्रू रिकॉग्नाइज कर दोगे। ठीक है, FVTPL P&L के थ्रू से रिकॉग्नाइज कर दोगे, तो डेफर्ड आप क्या डालोगे, P&L में लॉस बुक करोगे, तो P&L डेबिट टू डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी। ठीक है, ये हो जाएगा बीइंग मार्क टू मार्क्ड लॉस बुक्ड। ठीक है, मार्क टू मार्केट रेट, मार्केट प्राइस, लॉस ऑन मार्क टू मार्केट बुक। ठीक है, और फिर उसके बाद आए आप 30 जून को। 30 जून को आप क्या देख रहे हो,
भाई 30 जून को हमारी जो रेट है वो क्या हो गई, 60 हो गई, है ना। हमारी जो रेट है वो क्या हो गई, 60 हो गई। ठीक है, अब 60 आपकी रेट हो गई, तो अब देखोगे, पहले आप कितने में रिकॉर्ड कर रहे थे इसको, 55 में, 5 रुपये से बेनिफिट। ठीक है, 50 लाख। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे अब। ठीक है, अल्टीमेटली अब क्या करोगे, है ना। अब 50 लाख का बेनिफिट हो गया आपको, है ना। तो आप पीएनएल में 50 लाख बुक करोगे, और आपकी जो डेफर्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी थी, ठीक है, कितनी थी, आपने डेफर्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी बुक की थी, आपने 1 करोड़ की थी, है ना। तो 1 करोड़ जो डेफर्ड फाइनेंशियल, उसको डेबिट करोगे। ठीक है, डेफर्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे 1 करोड़ से, टू पीएनएल करोगे 50 लाख। तो जो बचेगा वो क्या जाएगा, डेफर्ड फाइनेंशियल, सबसे पहले तो आप जो वो आपने जो पुराना किया है ना, पुराना, आप उसको क्या करोगे, डेफर्ड फाइनेंशियल एसेट्स जो आपने लाइबिलिटी बुक की हुई है पीएनएल डेबिट टू करके, पहले उसको रिवर्स करोगे। तो 1 करोड़ से उसको डेबिट करके टू पीएनएल करोगे 1 करोड़। ठीक है, फिर क्या करोगे आप पीएनएल को और क्रेडिट करोगे। ठीक है, पीएनएल को और क्रेडिट करोगे 50 लाख से, और डेफर्ड फाइनेंशियल एसेट्स बनाओगे। ठीक है, डेबिट करके, है ना। लेकिन 30 जून को एक और ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, आप डेफर्ड फाइनेंशियल एसेट्स की जगह क्या कर दोगे, आप डेटर कर दोगे। ठीक है, अल्टीमेटली अगर नेट करोगे इसको तो 50 लाख का ही प्रॉफिट दिखेगा, 1.5 करोड़ का प्रॉफिट दिखेगा आपको, है ना। और जो भी आपका डेटर है वो किससे बढ़ जाएगा, आपका 50 लाख से बढ़ जाएगा। ठीक है, डेबिट आप क्या करोगे भाई, 50 लाख ही डेबिट करोगे। ठीक है, तो डेटर डेबिट टू पीएनएल कर दोगे। ठीक है, तो डेटर डेबिट टू अपने पीएनएल कर दिया, तो 50 लाख से बढ़ गया, और वहाँ पे क्या हुआ, डेटर डेबिट टू सेल्स हो गया 55 लाख से। ठीक है, तो कितना हो गया आपका, 60 लाख हो गया। तो यही सब कुछ लिखा हुआ है आंसर में। ठीक है गाइस, कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सेपरेटेड यूजिंग 6 मंथ यूएसडी ऑब्लिक, ठीक है, रुपीज फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट एज एट द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यूएसडी 55, टू कंपोनेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देयरफॉर सेल्स कॉन्ट्रैक्ट 55 million का है, 6 months करेंसी फॉरवर्डेड टू परचेज 1 million at 55, दिस गिव राइज टू गेन और लॉस ऑफ डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव एसेट्स और लायबिलिटी। On delivery, entity A record the sales at the amount host contract 55 million. Embedded contracts considered to expire. Derivative assets or liability. The cumulative gain or loss settled by becoming a part of financial assets on delivery. In this case, the carrying amount of currency at 30th June 2021 on maturity is, ठीक है, 10 lakhs into 60 minus 55 into 50 lakh प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पर टेबल बनाई हुई है, सेल्स, डेटर, डेरिवेटिव एसेट्स, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, वही है सब कुछ। ठीक है, मेनली मुद्दा ये है जो पूछा है। ठीक है, कोई एंट्री नहीं होगी, हमने डिस्कस किया था। ठीक है, 1 करोड़ की इन्होंने डेफर्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी बना ली, बीइंग लॉस ऑन मार्क टू मार्केट ऑफ एम्बेडेड डेरिवेटिव बुक्ड। ठीक है, फिर 30 जून को उन्होंने क्या किया, 30 जून को एक और एंट्री करी। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि ये रिवर्स कर देंगे, तो 1.5 करोड़ यहाँ से चला गया, और डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट बुक हो गई 50 लाख की, और बाकी 1 करोड़ का ये बुक हो गया डेरिवेटिव फाइनेंशियल, मतलब ये रिवर्स हो गया बेसिकली। ठीक है, फिर 30 जून को हम फिर से आए, एक और एंट्री करी, तो ट्रेड रिसीवेबल डेबिट टू सेल्स। ठीक है, एड्स पर इंडियाज 115। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट टू डेफर्ड फाइनेंशियल एसेट, जो 50 लाख है उसको ट्रेड रिसीवेबल में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, रीक्लासिफाइड एज अ पार्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल ब्रिंगिंग टू इट टू स्पॉट रेट ऑन डेट ऑफ सेल्स। तो गाइस ये वाले बुक हमारे यहाँ हो गया क्लोज। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है फिर से रिपीट हो गया, क्योंकि ये हमने सेम टू सेम पोर्शन पढ़ा था, बट यहाँ पे अब रिटर्न पुट ऑप्शन है। ठीक है, वहाँ पे तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट था, यहाँ पे ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट आ गया। ठीक है, बट अगर हम देखें ध्यान से तो सब कुछ वैसा ही है, कुछ नया नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये सब आ गया हमारा, सिमिलर ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, अब दूसरा छठवां क्वेश्चन आता है हमको। छठवां क्वेश्चन क्या है गाइस, इसमें क्या पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द लायबिलिटी एंड इक्विटी कंपोनेंट पास जनरल एंट्री फॉर एंटायर टर्म ऑफ अरेंजमेंट फ्रॉम इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टिल देयर कन्वर्जन टू इक्विटी शेयर कीपिंग इन व्यू द प्रोविजन ऑफ रेलेवेंट इंडियाज। ठीक है, तो दोनों को हम लोगों को क्लियरली पता चल रहा है भाई, ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है और कंप्यूट भी करनी है लायबिलिटी और, ठीक है, दोनों अलग अलग करने हैं। ठीक है, तो एबीसी लिमिटेड ने इशू किया 10,000 कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2021 ऑन 150 रुपीज़ ईच। रेट ऑफ डिविडेंड जो है 10% पेबल एवरी ईयर है। तो प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेबल इनटू 5,000 इक्विटी शेयर्स एट द एंड ऑफ 5th ईयर फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, तो अब देख रहे हैं हम इसमें कंपल्सरी क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस, तो क्योंकि ये अब जो आपका शेयर्स हैं ये हमारे इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, आप कन्वर्ट हो सकते हैं ना, तो अल्टीमेटली इसमें इक्विटी का फीचर आ गया। अब क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव मतलब डिविडेंड वाली कंडीशन भी है कि वह हर साल हमें डिविडेंड भी देना पड़ेगा। तो ये आपका फाइनेंशियल लायबिलिटी वाला, ठीक है, कॉन्सेप्ट आ गया, यहाँ पर फीचर आ गया। तो इसलिए कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। प्रिवेलिंग मार्केट रेट सिमिलर डेट फॉर द कन्वर्जन पॉजिटिव 15% है, जबकि हम ले कितना रहे हैं 10% पर ले रहे हैं, 10% में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी है, 2% ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोसीड्स है। ठीक है, इन्होंने अच्छा वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दे दिया, हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है अब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहली बात तो हम दोनों को अलग करना होगा। ठीक है, तो अभी अच्छी बात है कि 15% दे रखा है, तो सबसे पहले ये जो रिकॉर्ड होगा वो अमोटाइज पर होगा। क्यों, क्योंकि जो आपको होल्ड करना है वो टिल मैच्योरिटी तक है इंटेंशन। दूसरा हमारा SPPI टेस्ट, मतलब जो सोली पेमेंट है वो किसका है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट का। ठीक है, प्रिंसिपल भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है, रिडीमेबल नहीं, कंपलसरी। ठीक है, इक्विटी शेयर्स देंगे, मतलब ऑब्लिगेशन टू, ठीक है, इसमें क्या है, ऑब्लिगेशन टू पे। ABC लिमिटेड की बुक्स में करना है ना, किसकी बुक्स में करना है, ABC बुक्स लिमिटेड में करना है। ओके, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी। ठीक है, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10,000 है, फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर्स की है, तो टोटल प्रोसीड 15 लाख रुपए हमें रिसीव हो गए। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न 10% है, मार्केट रेट जो है वो है। ठीक है, और 15 लाख का 2% निकालोगे 30,000 रुपये आ गया। तो भाई अल्टीमेटली आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी है। ठीक है, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी जो हो गई आपकी वो कितनी हो गई, टोटल प्रोसीज में से घटा दो 14,70,000 रुपये। ठीक है, तो 14,70,000 रुपये आपके पैसे आ गए। ठीक है, अब इन्होंने बोला है फिक्स नंबर ऑफ, ठीक है, कन्वर्टेबल टू 5,000, फिक्स नंबर हो गया। फिक्स नंबर मतलब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, नो डाउट। कहीं वेरिएबल बोला होता तो भी फाइनेंशियल लायबिलिटी होता, लेकिन क्योंकि फिक्स नंबर बोला है तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो अब हम इसकी क्या बनेगी, अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगी। तो इनिशियल लेवल पे कितना रिकवर्ड होगा ये, अमोर्टाइज कॉस्ट कहते हैं, फेयर वैल्यू कौन सी होगी, ट्रांजेक्शन प्राइस होगी। ट्रांजेक्शन प्राइस क्या है, टोटल प्रोसीड 15 लाख माइनस 30,000, 14,70,000 रुपये पर रिकॉर्ड हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ पे ना एक ट्विस्ट है, यहाँ पे डिविडेंड का भी ट्विस्ट है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले उसको पीवी करोगे, पीवी। तो पीवी में क्या करोगे गाइस, 15 लाख का आप करोगे भाई 5 साल बाद है ना, ये है ना, 5 साल बाद है। तो अब क्या करोगे, इसका पीवी निकालोगे, है ना, 15% का पीवी निकालोगे, 1 2 3 4 5, है ना, और 15 लाख का डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, 7,45,000। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है इसका, 15 लाख पे 10-10%, एक एक 1.5-1.5 लाख रुपए आता रहेगा, है ना, तो 1.5 लाख रुपए आएगा। रुक जाओ एक में, 1/1.15 करोगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, 1.5 लाख मल्टीप्लाई 1.647, आप लोग भी कर लो गाइस।
ठीक है, तो सबसे पहले इसको बाइफरकेट कर लेंगे हम लोग। ये देखो दिया हुआ है ना, इसमें कैश फ्लोज कितने कितने जा रहे हैं, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर किया हुआ है इन्होंने। डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना आ रहा है इसका, 5,03,000। ठीक है, जो इक्विटी का पार्ट है वो तो इक्विटी में कन्वर्ट हो ही जाएगा, नो डाउट। ठीक है, तो इसका जो आउटसोर्स पार्ट है वो केवल कितना है आपका, लायबिलिटी जो आपकी प्रेफरेंस शेयर्स की लायबिलिटी वो कितनी है आपकी गाइस, ये इतनी है टोटल मिला के। आप जब एंटी फैक्टर निकालोगे तो आपका 3.352 मल्टीप्लाई 1.5 लाख इतना आ जाएगा, और इसका आप माइनस कर दोगे 15 लाख से, तो इक्विटी का कंपोनेंट कितना आएगा आपके पास, 9,97,176। तो ये हो जाएगा आपका। हाँ, लेकिन अगर यही फाइनेंशियल लायबिलिटी होती प्रेफरेंस शेयर्स की कि रिडीमेबल होते, तो यहाँ पे आपका मैच्योरिटी अमाउंट भी आ जाता। ठीक है, इसलिए नहीं आया है। तो ये हमारी बाइफरकेट हो गई। तो पहली कंडीशन तो हमारी पूरी हो गई। अब जनरल एंट्री पास करनी है। तो जनरल एंट्री का क्या पास करोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, कितने रुपए आ रहे हैं, 15 लाख रुपए, लेकिन आपके पास अल्टीमेटली आ कितने हैं, 14,70,000 रुपये। तो 14,70,000 रुपये आ रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू टू प्रेफरेंस शेयर्स लाइबिलिटी कॉम्पोनेंट 5,02,000 और टू इक्विटी कॉम्पोनेंट 9,97,000। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ट्रांजेक्शन कॉस्ट को भी हम डिवाइड कर देते हैं इस केस में। ठीक है, अमोर्टाइज केस में भी हम लोग जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है उसको ओवर द पीरियड ऑफ जो भी इन द रेशियो लायबिलिटी एंड इक्विटी कॉम्पोनेंट कंपाउंड के केस में केवल उसमें हम लोग बाइफरकेट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या किया हमने, बाइफरकेट ही कर दिया। ठीक है, 5 लाख डिवाइड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई 30,000। ठीक है, करके देख लो आप, 502,823। ठीक है, मैं आपके सामने ही कर लेती हूँ। 502,823 डिवाइडेड बाय 15 लाख। ठीक है, मल्टीप्लाई 30,000, कितना आ गया लोकेशन, 10,550। ठीक है, इसी आप लोग कर लोगे, लाइक 9,997,176, 19,944। तो कितना आ गया लोकेशन, 30,000 रुपये। ठीक है, अब दोनों में से घटा दोगे आप, 5 लाख में से 10,000 घटा दोगे तो 4,92,767 आ जाएगा, और 9,97,000 में से आप 19,944 हटा दोगे तो 9,77,223 आ जाएगा। ऐसे नेट अमाउंट जो आएगा आपका 4,40,70,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लोकेशन भी हो गया हमारा। ठीक है, तो आप ऐसे एलोकेट करोगे। इसमें मैंने आपको एंट्री बताई है कि बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, 14,70,000, फिर इसका टू प्रेफरेंस शेयर्स लायबिलिटी कॉम्पोनेंट, टू प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी कॉम्पोनेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश आउटफ्लो लेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग में क्या होगा आपका, अमोर्टाइज कॉस्ट में आप अमोर्टाइजेशन टेबल बनाओगे और उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अब ये जैसे ये लायबिलिटी कॉम्पोनेंट है 4,90,000, तो इस पर जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है ऊपर 15.86% उसका मल्टीप्लाई किया जाएगा। टेबल बनेगी, अमोर्टाइजेशन टेबल बनेगी। ठीक है, ओपनिंग एसेट्स आ जाएगा। ठीक है, मतलब ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, आपका इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा एट द रेट, ठीक है, और आपका एक्चुअल इंटरेस्ट पेमेंट आ जाएगा। ऐसे आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा गाइस। ठीक है, ये पूरी आपकी अमोर्टाइज टेबल बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये भी लिखा हुआ है डिविडेंड जो है वो आपका पेबल है हर साल, है ना, पेबल एवरी ईयर। ठीक है, तो यही बनेगा आपका। ओपनिंग एसेट्स बनेगी 4,92,777 की। देखो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है 31 मार्च 2022 को। ठीक है, ये इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है 78,153, और कैश पेमेंट कितना हो रहा है, डिविडेंड का पेमेंट 1,50,000। तो ये आ गया आपका क्लोजिंग। ऐसे ही आपका क्लोजिंग, ठीक है, ऐड होता गया इंटरेस्ट और क्लोजिंग आता गया। अल्टीमेटली कैश फ्लो कितना गया, 1,00,000। तो इसी के हिसाब से आपकी जनरल एंट्री पास होगी। 1 अप्रैल को तो आपका वही बाइफरकेशन जो मैंने एंट्री बताई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स फाइनेंशियल लायबिलिटी और प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी कंपोनेंट, ऐसे करके हो जाएगा। फिर आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस, आप क्या करोगे, लायबिलिटी बढ़ती रहेगी।
ठीक है, अनवाइंड होगा तो लायबिलिटी बढ़ेगी, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो ऐसे ऐसे रिकॉर्ड होता जाएगा देखो। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स टू बैंक, और फिर प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट किया, प्रेफरेंस शेयर्स टू बैंक हो जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट टू प्रेफरेंस शेयर्स टू बैंक। ऐसी ही हर महीने एंट्री होगी, हर साल एंट्री होगी। 31, ठीक है, मार्च 2026 को एक अलग ट्विस्ट होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये एंट्री तो 31 मार्च 2026 को हो जाएगी। ठीक है, इफ़ ये इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स डेबिट टू बैंक। लेकिन एक और एंट्री पास होगी, इसमें क्या होगा, इसने 5,000 शेयर्स किए हैं ने, तो इक्विटी कंपोनेंट को डेबिट कर देंगे अपन। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर्स जो आपका पैसा है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ इक्विटी कंपोनेंट आएगा, डेबिट आ जाएगा टू। ठीक है, इक्विटी कंपोनेंट आएगा आपके पास टू, क्या आएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा। ठीक है, 5,000 मल्टीप्लाई, ठीक है, ये इक्विटी शेयर कंपोनेंट हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा आपका, 5,000 इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अब इन्होंने कहा था कि हम लोग जो फेस वैल्यू होगी, सॉरी 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 सॉरी, जो आपकी फेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी गाइस, इसने क्लियरली बता दिया, मैं फेस वैल्यू कितनी होगी, 10 रुपये होगी आफ्टर कन्वर्जन, तो 50,000 के होंगे, बाकी के रिमेन सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे बाकी के सिक्योरिटी प्रीमियम ट्रांसफर हो गए। ठीक है, being preference shares converted into equity shares and remaining equity components recognized security premium। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।